हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक लेवल मैथ सीखने वाले हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है और ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला भी सब्जेक्ट है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं, मान लीजिए हमने शूज़ खरीद लिया या कोई कपड़े खरीद लिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको मैथ की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो अगर आपको मैथ्स नहीं आता है या मैथ में आप बिल्कुल जीरो हैं या अभी आप स्टार्ट किए हैं मैथ को सीखना, तो भैया बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के मैथ्स के सभी टॉपिक्स। तो हम स्टार्ट जहाँ से मैथ होता है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में सबसे पहले हम मैथमेटिक्स किसे कहते हैं यहीं से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है इसको किसी ना किसी ने खोजा जरूर होगा। तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इसकी खोज किसने की। तो यहाँ पर आपके सामने दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि भारत में मैथमेटिक्स की खोज किसने की थी या विश्व स्तर पर मैथमेटिक्स की खोज किसने की थी। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि मैथमेटिक्स शब्द जो है ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैथमेटिका मैथमेटिका लैटिन भाषा के मैथमेटिका वर्ड से हुई है। और ये जो मैथमेटिका वर्ड है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, देखिए। मैथमेटिका शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है नाप तोल कर सीखी जाने वाली वस्तुएं। नाप तोल कर सीखी जाने वाली वस्तुएं सीखी जाने वाली वस्तुएं। तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैथमेटिका शब्द से हुई है। और मैथमेटिका जो वर्ड है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाप तोल कर सीखी जाने वाली वस्तुएं। ये हो गया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखेंगे कि गणित की खोज किसने की। गणित की खोज किसने की। तो यहां पर आपके सामने दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यहां पर बन सकते हैं गणित की खोज में। एक तो होगा विश्व स्तर पर गणित की खोज, और एक होगा भारतीय स्तर पर। तो गणित की खोज अगर विश्व स्तर पर आपसे पूछा जाएगा तो आप यहां पर बताएंगे आर्कमिडीज। ये मैथमेटिशियन थे। विश्व स्तर पर गणित की खोज आर्कमिडीज। और जब भारतीय स्तर पर आपसे पूछा जाएगा तो यहां पर आर्यभट्ट। गणित की खोज विश्व स्तर पर आर्कमिडीज और भारतीय स्तर पर आर्यभट्ट जी ने किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गणित की परिभाषाएं क्या हो सकती हैं। तो यहां पर एक परिभाषा लिखा गया है कि गणित वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम संख्याओं, परिमाणों, रूपों और उसके गुण स्वभाव आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अब से एक बार इस डिफिनीशन को देखेंगे। गणित वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम संख्याओं, परिमाणों, रूपों और उसके गुण और स्वभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी को गणित कहा जाता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना होगा यह जो है हमारे हाथ में यह क्या है। तो आप में से सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि यह एक पेन है। लेकिन यदि मैथमेटिक्स के नज़रिए से इसको देखा जाए तो यह एक बेलनाकार पाइप है और इसके अंदर रिफिल है, उसके अंदर स्याही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, डीपली उसको सोच रहे हैं, उसके गुण स्वभाव आदि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यही तो मैथमेटिक्स है। तो इस परिभाषा के अनुसार
कि गणित वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम संख्याओं, परिमाणों और उसके गुण स्वभाव आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को गणित कहा जाता है। तो यह एक पेन है, इसके गुण स्वभाव के बारे में अध्ययन करना यही मैथमेटिक्स है। सब आप में से सब लोग इसको बोले होंगे कि यह एक पेन है, लेकिन मैथमेटिक्स के नज़रिए से अगर इसको देखा जाए तो यह एक बेलनाकार पाइप है, इसके अंदर रिफिल है, स्याही है, तो उसके गुण स्वभाव के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, यही मैथमेटिक्स है। इसमें दूसरा परिभाषा देखेंगे कि गणित अंक, अक्षर, चिन्हों आदि का विज्ञान है। गणित अंक, अक्षर, चिन्हों आदि का विज्ञान है। अगर यह परिभाषा आपको कठिन लगता है तो एक लाइन का परिभाषा आप याद कर लीजिए कि गणित जो है वो अंक, अक्षर और चिन्हों आदि का विज्ञान है। ये दोनों परिभाषाएं आसान हैं और उससे भी आसान ये एक लाइन वाला परिभाषा है कि गणित अंक, अक्षर और चिन्हों आदि का विज्ञान होता है। अब हम आपसे उदाहरण पूछेंगे और आपको बताना होगा। अगर आप उस उदाहरण को बता लिए तो 101 रुपया गूगल पे। सवाल देखिए और इसको हल करने का प्रयास करिए। ये एग्जाम्पल है 5 और 3, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे 7 1, इसको भी सॉल्व करना है। 6 4, इसको सॉल्व करना है। इन तीनों सवालों को आपको लगाना है। लगाइए। नहीं लगा पाएंगे। कब तक नहीं लगा पाएंगे? जब तक यहां पर कोई ऑपरेशन नहीं यूज होगा। ऑपरेशन का मतलब कोई चिन्ह जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक आप सवालों को नहीं लगा पाएंगे। तो यहां पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर है चिन्हों का, ऑपरेशंस का। मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो जब तक यहाँ पर हम चिन्ह नहीं देंगे आपको तब तक आप इन सवालों को नहीं लगा पाएंगे। अब अगर मान लीजिए यहीं पर हम प्लस का चिन्ह लगा दिए, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा दिए और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब अगर हम आपसे कहेंगे कि इन सवालों को हल करिए तो आप 1 मिनट में, 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको तुरंत लगा देंगे। यहाँ पर महत्व है चिन्हों का। यहाँ पर जो इसका डेफिनेशन दिया गया है, गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि का विज्ञान है। तो यहाँ पर अंक भी दिए गए हैं और उसके साथ साथ चिन्ह भी दिया गया है। तो यदि हम कहें इन सवालों को हल करें तो आप इसको तुरंत लगा देंगे। 5 में जब 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 7 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, तो जब 6 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2। तो ये इसके डिफिनीशन के अनुसार जो दिया गया है डिफिनीशन कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि का विज्ञान होता है। तो जब तक यहाँ पर कोई चिन्ह आपको नहीं दिया रहेगा तब तक आप सवालों को नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर चिन्हों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जीरो क्या होता है, क्योंकि जो सिलेबस है वो आपको एकदम सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लाइन से एकदम पढ़ाया जाएगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स को रटा नहीं जाता है। मैथमेटिक्स में आपको केवल प्रैक्टिस करना होता है। मैथमेटिक्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है, ना कि वो रटा जाता है। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स का खोज किसने किया और उसका परिभाषा यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब मैथ जहाँ से स्टार्ट होता है तो मैथ जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो को हम लोग यूनिक तरीके से पढ़ेंगे और इसके बारे में, जीरो के बारे में कुछ नई जानकारी है वो आप लोगों को सिखाएंगे। तो सबसे पहले जीरो जो है इसकी भी खोज किसी ने की होगी। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज, शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया था। शून्य की जो खोज है वो भारत के आर्यभट्ट जी ने किया था।
जो एक भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने ही शून्य की खोज किया था। कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि जो शून्य है उसकी खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे शून्य का जोड़, जोड़ घटाना गुणा भाग, शून्य का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे। इसमें आपको बोर तो बिल्कुल नहीं होना है कि जोड़ घटाना हम गुणा भाग हमको पहले से ही आता है। हमारा काम है आपको सिखाना, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है मैथ में, आप बिल्कुल जीरो हैं। एक टीचर का काम होता है कि चीज़ों को आसान करना, जिससे स्टूडेंट्स उसको आसानी से सीख सकें। तो चीज़ें हम आपके लिए यहाँ पर आसान करने जा रहे हैं। शून्य का जोड़ घटाना गुणा भाग, सबसे पहला काम देखेंगे शून्य का जोड़। शून्य का जोड़ देखेंगे। यदि हमको दिया है 1 0, जोड़ का ये साइन है, तो 1 में जब 0 ऐड करेंगे तब क्या होगा, 0 में अगर 1 को ऐड करेंगे तब क्या होगा। ये शून्य का जोड़ है, शून्य का जोड़। 1 में 0 ऐड करेंगे या 0 में 1 ऐड करेंगे तब क्या होगा। यहाँ पर 1 के प्लेस पे कोई भी संख्या है, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ पर 1 यूज कर रहे हैं। तो जब एक में या किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो वह राशि हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। एक किसी भी संख्या, किसी भी अंक में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो उसके वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो राशि स्वयं यहाँ पर आ जाएगी। 0 में जब हम किसी अंक या किसी संख्या को जोड़ेंगे, 0 में जब किसी संख्या अंक को जोड़ेंगे तब भी कोई अंतर नहीं होगा, वो जो संख्या या अंक दिया है वही आ जाएगा सेम, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 में अगर हम किसी संख्या को जोड़ें या किसी संख्या में हम 0 को जोड़ें, कोई अंतर नहीं होगा। ये 0 का जोड़ है और आपके समझ में भी आया होगा क्योंकि ये आसान है। शून्य का घटाना देखेंगे। क्या जिस प्रकार से जोड़ था शून्य का उसी प्रकार से घटाना होगा या कुछ डिफरेंस हो जाएगा इसमें। 1 में से यदि शून्य को घटाएंगे तब क्या आएगा, या 0 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तब क्या होगा। जब 1 में से हम किसी चीज को घटाएंगे तब उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो राशि जो यहाँ पर दिया रहेगा वही सेम यहाँ पर आ जाएगा। जब 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन जब 0 में से किसी संख्या को घटाएंगे तब देखेंगे क्या होगा। 0 में से जब हम किसी संख्या को घटाएंगे तो उतनी ही राशि माइनस के साथ आएगी, -1 हो जाएगा। 0 में से जब -1 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों चीज यहाँ पर समझने वाली है। जोड़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी राशि, जो भी संख्या दिया रहेगा वही आ जाएगा। घटाना में अगर किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वो संख्या ही मिल जाएगा, लेकिन जब 0 में से किसी संख्या या अंक को घटाएंगे तो उतना ही राशि आएगा लेकिन माइनस चिन्ह के साथ आएगा। ये हो गया 0 का घटाना। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें शून्य का गुणा क्या होगा। शून्य का गुणा, शून्य का गुणा, शून्य का गुणा सीखेंगे। यदि दिया है 1 0, इस प्रकार से दिया है या इस प्रकार से दिया है, यहाँ पर 0 1 हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। इसमें रटने वाली चीजें यहाँ पर है नहीं। कॉन्सेप्ट जब आपके समझ में आएगा तब आपसे कितना भी सवाल किया जाएगा आप उसका आंसर बता पाएंगे। तो 1 और 0, जब 1 में हम शून्य से गुणा करेंगे, 1 में जब हम शून्य से गुणा करेंगे तो ये राशि हो जाएगी शून्य। अगर हम शून्य में
1 से गुणा करेंगे तब भी शून्य होगा। दोनों कंडीशन में यहाँ पर आपके सामने शून्य ही देखने को मिलेगा। तो शून्य सबसे पावरफुल है। इसके साथ अगर हम किसी भी संख्या, किसी भी अंक का गुणा किए तो वो राशि हमेशा शून्य हो जाएगी, अपने बराबर सबको ये कर देगा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें कि शून्य का भाग कैसे होगा। शून्य का भाग, शून्य का भाग जब हम 0 से किसी भी अंक या किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 बार भाग जाएगा। हमेशा यहां पर शून्य देखने को मिलेगा। जब 0 से हम किसी संख्या, किसी अंक में जब भाग देंगे तो हमेशा शून्य होगा। अब दूसरा सवाल क्या बन सकता है, किसी संख्या से या किसी अंक से जब 0 में भाग देंगे तब क्या होगा। तब यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, जो परिभाषित नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी अंक या किसी संख्या से 0 में भाग दें और उसके बदले में कोई अंक या कोई संख्या मिले, जिसमें भाग जाएगा ही नहीं। ये जो सिंबल दिया है ये अनंत, अपरिभाषित का सिंबल है। ये कोई अंक या कोई संख्या नहीं है, ये एक केवल संकेत है, अपरिभाषित है। और अपरिभाषित को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो ये सारी जानकारी 0 के बारे में है। अभी भी 0 के बारे में कुछ चीज़ें हैं, उसको भी सीखेंगे। वो एकदम नई चीज़ें हैं आपके लिए और आसान भी हैं, आपके समझ में भी आएगा। 0 के बारे में हम लोग यहाँ पर देखे हैं तो सबसे पहले इसका खोज किसने किया, आर्यभट्ट जी ने किया। शून्य का जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी हम लोग सीख चुके हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि यदि किसी संख्या के पहले शून्य आ गया है या किसी संख्या के बाद में शून्य है, या दशमलव जो संख्या होता है उसके पहले शून्य है, दशमलव संख्या के बाद में शून्य है, तो कोई अंतर उसके वैल्यू में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब शून्य में ही हम लोग देखेंगे कि यदि किसी संख्या के पहले शून्य हो तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 5। कंडीशन दिया है कि यदि किसी संख्या के पहले शून्य हो तो ये कोई अंक या कोई संख्या दिया है और इसके पहले हमको शून्य लिखना है। शून्य यहाँ पर लिख दिए तो इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ा कि नहीं। यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 05, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी अंक या किसी संख्या के पहले अगर शून्य है तो उसके वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 05 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये 5 ही है, यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर ही हैं, कोई अंतर नहीं है। एक दूसरा सवाल 70 अगर लिखा 70 और 70 के पहले हमको शून्य बढ़ाना है, तो 1 शून्य 2 शून्य। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके वैल्यू में कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं। यहाँ पर 2 बार 0 है 70 के पहले, तो इसके वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 70 ही लिखा। तो ये चीज़ें हो गई कि यदि किसी संख्या के पहले शून्य हो तो किसी भी संख्या के पहले अगर शून्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो संख्या जो लिखा है वही सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, कोई अंतर उसके वैल्यू में नहीं पड़ेगी। अब दूसरा कंडीशन जो दिया है कि यदि किसी संख्या के बाद में अगर शून्य है तब उसके वैल्यू में क्या होगा, कोई अंतर होगा कि नहीं। यही सवाल मान लीजिए है 5 लिखा है और इस संख्या या अंक के बाद में शून्य बढ़ाना है, बाद में शून्य बढ़ा दिए। यहाँ पर तो 5 था, यहाँ पर 50 हो गया, तो इसका वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर 5 था और इस संख्या के बाद में शून्य बढ़ा दिए तो ये संख्या जो है इससे बड़ी हो गई है।
अब आगे हम लोग देखेंगे कि दशमलव संख्या के पहले अगर शून्य है, दशमलव संख्या के पहले यदि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में 0.5 0.5 अगर लिखा है और इस दशमलव संख्या के पहले हमको शून्य बढ़ाना है 0.5, इसको लिखें तो क्या इसके वैल्यू में कोई अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा, ये 0.5 ही है। दशमलव के पहले हम कितने भी शून्य बढ़ा दें तो उसके वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा एक सवाल 0.01, 0.01 और इस दशमलव के पहले हमको शून्य बढ़ाना है तो 1 2 3 4 फिर 0.01, इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट है कि नहीं है? 0.01 यहाँ पर 4 बार शून्य लिखे हैं, इसके बाद फिर 0.01 लिखे हैं तो इसके वैल्यू में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 0.01 ही रहेगा। ये बात आया होगा समझ में कि दशमलव संख्या के पहले अगर शून्य है तो दशमलव संख्या के पहले हम कितने भी शून्य बढ़ा दें उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 0.01 दिया है, इसके पहले हम 4 बार शून्य लिखे हैं, कितने भी बार शून्य लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ये 0.01 ही रहेगा। अब कंडीशन दूसरा देखेंगे कि दशमलव संख्या के बाद में अगर शून्य है तब क्या होगा 0.7 और इसमें क्या करना है दशमलव के बाद में शून्य बढ़ाना है तो 0.07, ये जो 0.7 दिया है या कोई भी संख्या दिया रहे, अगर दशमलव के बाद हम शून्य बढ़ाएंगे तो ये राशि छोटी हो जाएगी इस राशि, और जितनी बार हम शून्य बढ़ाएंगे उतनी ही अधिक छोटी होती चली जाएगी। दूसरा सवाल एक देखेंगे 0.08, अब इसमें दशमलव के बाद शून्य बढ़ाना है तो 1 2 3 फिर इसके बाद 8 लिखेंगे तो ये जो संख्या दिया है इससे छोटा हो जाएगा। तो दशमलव संख्या के बाद जब शून्य बढ़ाएंगे तो वो राशि छोटी हो जाएगी, और दशमलव संख्या के पहले अगर हम शून्य बढ़ाएंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। ये दोनों डिफरेंस समझने वाली हैं कि जैसे सामान्य संख्याएं जो दी हुई होती हैं उसमें अगर 0 पहले करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 0 बाद में करेंगे जो सामान्य संख्या दिया है तो वो राशि बहुत बड़ी होती चली जाएगी जितनी बार हम 0 बढ़ाएंगे। दशमलव संख्या में क्या है कि अगर पहले 0 बढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में 0 बढ़ाएंगे तो ये राशि छोटी होती चली जाएगी। तो हम लोग शून्य के बारे में सीख चुके हैं। अब सीखेंगे डिजिट क्या होता है, अंक जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो आप लोगों ने हिंदी का जो वर्णमाला है छोटा आ से ज्ञा तक जानते होंगे, ये हिंदी की वर्णमाला होती है, और इंग्लिश की जो वर्णमाला है वो A to Z, ये इंग्लिश की वर्णमाला होती है। ठीक इसी प्रकार से हम जो डिजिट होता है उसको गणित की वर्णमाला एक तरह से बोल सकते हैं। 0 से 9 तक होता है अंक, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो 0 से 9 तक का अर्थ हुआ कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैथमेटिक्स में जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर और 9 तक होते हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को बनाते हैं। 2 अंक जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको संख्या बोलते हैं। अगर दिया है 1 तो 1 क्या है, अंक है। 5 दिया है कहीं भी अंक है। 7 दिया है अंक है। 0 से लेकर 9 तक कहीं भी लिखा है और सिंगल इस प्रकार से, तो वही क्या होगा, अंक होगा। यही है अंक।
और समझ में भी आया होगा। बहुत आसान होता है मैथमेटिक्स, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा और उसका प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा। मैथ में ये सब चीज़ें रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, रटेंगे तो भूल जाएंगे, और कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे तो सवाल जो भी दिए रहेंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया अंक के बारे में। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे नंबर, संख्या क्या होता है। एकदम सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम यही मानकर चल रहे हैं कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, नई जानकारी जो है वो आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी और आप सीख कर ही जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में संख्या कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि संख्या क्या होता है। अंक को सीख चुके हैं, अब संख्या को सीखेंगे। तो संख्या जो स्टार्ट होता है वो आपका 10 से लेकर और इनफाइनाइट, अनंत तक होता है। इसके बीच में अगर आप कोई भी संख्या लिखेंगे तो इन्हीं के बीच में आएगा। यदि हम कोई संख्या मान लीजिए लिख दिए 563 या 840 या 11,503, ये सब संख्या जो भी लिखी हुई हैं इसी के बीच में आपको मिल जाएगा। 0 से 9 तक अंक होता है और 9 के बाद 10 जैसे ही हुआ वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका संख्या, और 10 से स्टार्ट होगा तो कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसके बीच में ही जितने भी संख्याएं लिखी हुई हैं सब इसी के बीच में आपको मिल जाएगा। अगर 9 तक है तो अंक, और 10 जैसे ही हुआ वहीं से आपका संख्या स्टार्ट होता है, और इनफाइनाइट तक कोई भी हम संख्या लिखेंगे इसी के बीच में आपको मिल जाएगा। जैसे यदि हम लिख दिए 26,412, तो ये भी इसी के बीच में मिलेगा। अंक आपका जो होगा वो 0 से लेकर 9 तक होगा, और संख्या जो होगा वो 10 से इनफाइनाइट तक होगा। 0 से 9 तक होगा अंक। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 0 से 9 तक अंक होता है और 10 से लेकर इनफाइनाइट तक आपका संख्या होता है। ये दोनों डिफरेंस होता है अंक और संख्या में। 0 से 9 तक कहीं भी है और अकेले लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 5 या 4, तो ये सब अंक हैं। लेकिन अगर इसी दोनों को एक साथ लिख दिए, 5 के साथ अगर 4 लिख दिए, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये संख्या में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि दो अंक मिलकर एक संख्या बन गए। अगर इसमें अंक पूछा जाएगा तो 5 है और 4, ये दोनों एक साथ हुआ तो 54 हो गया, यानी कि दो अंक मिलकर एक संख्या बन गया। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, अंकों से मिलकर ही संख्या बनता है। तो 0 से 9 तक अंक हो गया और 10 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्या हो गया। ये दोनों डिफरेंस आपको आना चाहिए कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे इस चीज को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 अंक। इसका रोल मैथमेटिक्स में क्या है कि हम इसी की सहायता से बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखते हैं और पढ़ते हैं। शब्दों में किसी भी संख्या को लिखना हो या अंकों में किसी भी संख्या को लिखना हो तो इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसी की सहायता से हम संख्याओं को लिखते पढ़ते हैं। यहां पर हम कोई संख्या लेंगे, ये कोई संख्या है, इस संख्या को हम इसी की सहायता से ही पढ़ेंगे।
जो भी संख्याएं दी हुई होती हैं, कोई भी संख्या अगर आपको दिया है तो इसमें सबसे पहले हम प्लेस डिसाइड करते हैं, किस स्थान पर कौन सा अंक दिया है। तो जो पढ़ने का, इसका जो पढ़ने का तरीका है कि जो दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ से ही हम स्टार्ट करते हैं इकाई, दाहिने तरफ से ही इकाई स्टार्ट करते हैं। तो दाहिने तरफ इकाई, उसके जस्ट बगल में दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, हजार और 10,000। ये पढ़ने का तरीका होता है कि दाहिने तरफ से ही हम स्टार्ट करेंगे। जब भी संख्याओं को पढ़ना है दाहिने तरफ से स्टार्ट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये पढ़ने का तरीका होता है। इस संख्या को यदि शब्दों में लिखना है, यहां पर तो अंकों में लिखा है, अब शब्दों में लिखने के लिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब यहां पर हो गया 12,000, 12,000, 12,000, 500। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 12,500। बाकी जो शेष अंक बच गया इकाई और दहाई का, यहां पर हो जाएगा 46। तो 12,546। इस संख्या को पढ़ने के लिए हमको इन सब चीजों की आवश्यकता यहां पर पड़ी है, इसका इंपॉर्टेंस है यहां पर। तो कोई भी संख्या यदि दिया गया है तो इसी की सहायता से हमको पढ़ना है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। इसके बाद आता है महाशंख। तो इतना सब आवश्यकता नहीं पड़ता है, आवश्यकता यहां तक पढ़ सकता है, लेकिन याद तो आपको पूरा होना चाहिए। संख्या कोई भी दिया है उसको पढ़ने के लिए ये चीज जब आएगा आपको, तभी आप संख्याओं को शब्दों में या अंकों में लिख पढ़ पाएंगे। अगला टॉपिक है यक्स, अंकों की छोटी बड़ी संख्याएं। यक्स के प्लेस पे आपसे 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या लिखा हो, कोई भी अंक लिखा हो, उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको केवल समझना है। अंकों की छोटी और बड़ी संख्याएं। यदि आपसे प्रश्न कहीं पर किया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीखते हैं इस चीज को। यदि यहां पर प्रश्न दिया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है यहां पर? तो यदि आपसे छोटी संख्या पूछेगा, यदि आपसे छोटी संख्या कितने भी अंक की पूछा जाएगा, तो सबसे पहला काम आपको लिखना है 1। छोटी संख्या जब पूछा जाएगा कितने भी अंक की, आपको लिखना है 1। उसके बाद जितने भी अंकों की संख्या पूछा गया है, 3 अंक की पूछा गया है, तो सबसे पहला काम लिखेंगे 1 छोटी संख्या में। इसके बाद जितना इसमें शेष बच रहा है उतनी बार 0। तो यहां पर हो गया 1 2 3, क्योंकि 0 भी तो एक अंक है, 0 से 9 तक सब अंक हैं, 0 भी अंक ही है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1
जीरो जीरो, 100 हो जाएगा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो उतनी बार आपको 9 लिख देना है। तो ये आपका हो गया छोटी संख्या और ये आपका हो गया बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। यदि 3 अंक की छोटी संख्या पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम 1 लिखना है और जितने अंक पूछा है उतनी बार 0 बढ़ा देना है। बड़ी संख्या में क्या है, जितने अंक की बड़ी संख्या उतनी बार 9 लिखना है। दूसरा सवाल देखेंगे अब छोटी और बड़ी संख्या में। यहां पर डिजिट को चेंज कर दिए, 5 यहां दी 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो बड़ी संख्या में आपको केवल 9 लिखना है, जितने अंक का पूछा जाएगा उतनी बार आपको 9 लिख देना है। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहला काम इसमें 1 लिखना है और 5 अंक की पूछा गया है, 4 बार 0 लिखना है। तो काउंट करना है यहाँ 1 2 3 4 5। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई और यहाँ पर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अगर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 6 बार 9 लिख देना है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या तो सबसे पहले 1 लिखना है और 5 बार 0 लिख देना है। ये आपका हो गया डिफरेंस, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें हम लोग आगे सीखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। ये फेस वैल्यू जो दिया है इसके 3 नाम हैं, या तो अंकीय मान, आंकिक मान, जातीय मान। अंकीय मान, आंकिक मान, जातीय मान तीनों एक ही चीज है। इसको फेस वैल्यू इंग्लिश में बोला जाता है। और दूसरा चीज जो दिया है वो स्थानीय मान, इसको प्लेस वैल्यू इंग्लिश में बोला जाता है। यहां पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहां पर एक ही आदमी है लेकिन उसके 3 नाम हैं, तीनों अलग अलग नाम हैं लेकिन आदमी एक ही है। तो फेस वैल्यू जो है इसको हिंदी में अंकीय मान, आंकिक मान या जातीय मान के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो चीज दिया है वो स्थानीय मान। दोनों ही चीजें बहुत आसान है, मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। सबसे आसान चीज मैथमेटिक्स ही है, बस आपको समझ में आना चाहिए। जब आप रटेंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप समझने का प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज का अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके माइंडसेट में पहले ही आप ऐसे बैठा लेंगे कि चीजें कठिन हैं तो आपको कठिन लगेंगी, लेकिन अगर समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे तो आसान चीजें हैं, ज्यादा कुछ कठिन इसमें नहीं है। तो चलिए सीखते हैं अंकीय मान, आंकिक मान, जातीय मान, मतलब फेस वैल्यू सीखेंगे। क्या होता है फेस वैल्यू? कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है, ये कोई संख्या लिखा है और इस संख्या का फेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू का मतलब यही चीज, अंकीय मान, आंकिक मान, जातीय मान, तीनों नामों में से कोई भी नाम पूछेगा आपको ध्यान में रखना है कि फेस वैल्यू ही है, फेस वैल्यू बताना है। तो यहां पर ये संख्याएं लिखी हुई हैं, 16,425 ये संख्या लिखा है और इसमें सभी अंकों का फेस वैल्यू अगर ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? क्या इसका प्रोसेस होता है? आसान बहुत है, कठिन इसमें कुछ नहीं। इस प्रकार के सवाल लोअर क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। तो इसका जो फेस वैल्यू है बहुत आसान है। 5 का पहले इकाई से ही स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 का जो फेस वैल्यू होगा वो 5 होगा। 2 का जो फेस वैल्यू होगा वो 2 होगा।
4 का जो फेस वैल्यू होगा 4 होगा, 6 का जो फेस वैल्यू होगा 6, 1 का 1। कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है, यही आपका आंसर है। बहुत आसान चीज है फेस वैल्यू किसी भी चीज का याद करना, कि जो भी अंक है उसका जो फेस है देखने में वो जैसा है वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा, वही उसका अंकीय मान, आंकिक मान या जातीय मान उसका वही हो जाएगा। देखने में जो जैसा है वही उसका फेस वैल्यू। एक सवाल और देखेंगे इसी पैटर्न पर। ये एक सवाल है और इसका आंकिक मान ज्ञात करना है। आंकिक मान ज्ञात करने के लिए 7 का 7 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 1 मिनट से भी कम समय लग रहा है इसका फेस वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो बहुत आसान चीज है, फेस वैल्यू क्या होता है, जो भी अंक जिस फॉर्म में दिया है वही सेम इधर आएगा, सेम डिजिट या सेम अंक उसका फेस वैल्यू होता है। 5 का 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। जो भी अंक दिया है, जिस भी अंक का आपको फेस वैल्यू ज्ञात करना है वही सेम अंक, वही सेम डिजिट आपका फेस वैल्यू हो जाएगा। बहुत आसान चीजें हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान, क्योंकि फेस वैल्यू इतना आसान है कि वो समझ में आया होगा। अब स्थानीय मान में क्या है, ये भी इसी पैटर्न पर, इसी बेसिस पर है, आसान चीज है। तो फेस वैल्यू हम लोगों का हो गया। अब सीखेंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो यहां पर भी हम कुछ संख्याओं को लेंगे और उसमें से स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। ये संख्या दिया है और इसमें क्या करना है, सभी अंकों का प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालना है, सभी अंकों का। सबसे पहले इकाई से ही स्टार्ट करते हैं, फिर दहाई, उसके बाद सैकड़ा, इसके बाद हजार। तो बहुत आसान तरीका बताएंगे, समझ में आ जाएगा तुरंत। इकाई के प्लेस पे जो है उसको लिख देंगे। अब जब दहाई वाला अंक लिखेंगे, सबसे पहला काम उसका फेस वैल्यू ही लिखना है। ये दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे से संबंधित दोनों। सबसे पहले 7 लिख दिए, इकाई के स्थान पर है, 7 को 7 लिख दिए। 4 को पहले 4 लिखेंगे, इसके बाद जितने भी अंक दाहिने तरफ बचेंगे, समझिए इस चीज को, जितने भी अंक दाहिने तरफ बचेंगे उतना शून्य लिखना है। शून्य लिख दिए। पहले यहां पर 4 लिखा था, 4 लिख दिए। इसके बाद इधर एक अंक बचा, एक जीरो बढ़ा दिए। अब देखो 3 का निकालते हैं स्थानीय मान। 3 को सबसे पहले लिख दिए, 3 के बाद इधर जितने भी अंक बचेंगे उतनी बार शून्य लिखना है। तो 3 के बाद 1 2, 2 जीरो लिख दिए, ये 3 का स्थानीय मान हो गया। 5 का स्थानीय मान, 5 सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले उसका फेस वैल्यू ही देखेंगे आप, कि सबसे पहले उसका फेस वैल्यू ही लिखा जा रहा है। उसके बाद जितने अंक या जितने डिजिट शेष बच रहे हैं उतनी बार हमको शून्य लिखना है। तो 5 को यहाँ पर सबसे पहले लिखे और 5 के बाद 1 2 3, 3 शून्य लिख देना है। बस, कुछ नहीं करना है इसमें, यही काम करना है, बहुत आसान चीज है। 7 को पहले 7 लिखे, फिर जब दहाई वाला अंक आया
तो उसको हम पहले लिखे और जितने भी अंक इधर शेष बचे उतनी बार 0 लिखना है। 3 को पहले 3 लिखे, 2 अंक बच गए इधर, 2 बार 0। 5 को यहाँ 5 लिखे, फिर 3 अंक बचा, 3 बार 0। आया समझ में? एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल है, इसमें निकालते हैं स्थानीय मान। 3 का 3 लिख दिए, 4 का 4 लिखेंगे, इसके बाद कितने बच गए? एक शून्य बढ़ा दिए। दूसरे वाले 4 का जो यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर दिया है, इसको पहले लिखे 4, 1 2 लोग बच गए, 2 शून्य बढ़ा दिए। 7 को लिखेंगे, 7 ऐसे लिखे, 1 2 3 लोग बच गए, 3 बार शून्य बढ़ाना है। बहुत आसान चीज है, और दोनों जो टॉपिक दिया है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, दोनों ही आसान है, एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों। स्थानीय मान आपके समझ में आया होगा। बस आपको सही गाइडेंस अगर मिले तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखेंगे और सीखेंगे। स्किप तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है और एकदम सीक्वेंस से एक लाइन से पढ़ाया जाएगा कि आपका कोई चीज़ छूटे ना, और आप मैथमेटिक्स को इस एक वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से कम समय में भी सीख सकें। अब हम लोग सीखेंगे आरोही अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा काम है आपको स्टार्टिंग से मैथ सिखा रहे हैं जब, तो कोई भी चीज़ इसमें छोड़ना नहीं है, सब चीज़ें आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स के सहायता से हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ अंक लेंगे, कुछ डिजिट्स, 7 5 9 8 4 2। ये जो सीरीज दिया गया है इसका हमको आरोही क्रम लिखना है, इसका आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम को हम इस प्रकार से समझेंगे कि जो छोटे से बड़े क्रम जो होते हैं उसको आरोही क्रम कहते हैं। छोटे से बड़े क्रम का मतलब कि सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अंत में जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे। आरोही क्रम का पैटर्न है कि जो सबसे छोटा उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा जो होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा जो होगा उसको लिखेंगे, उससे बड़ा जो होगा उसको लिखेंगे, और सबसे अंत में जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे। सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये होता है आरोही क्रम, कि सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में लिखना होगा। तो यहाँ पर जो श्रृंखला दिया गया है, अगर इसका आरोही क्रम लिखना है तो इसमें क्या करना है, सबसे छोटा अंक जो होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। आरोही क्रम लिखने के लिए जो सबसे छोटा अंक यहाँ पर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक इसमें ढूंढना है कि कौन सा है, 7 5 9 8 4 2। तो यहाँ पर 2 जो है सबसे छोटा है, इसको लिखेंगे। 2 के बाद देखेंगे कि 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है, तो 2 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 4। 2 के बाद यहाँ पर 3 नहीं लिखना है, जो यहाँ पर दिया रहेगा क्वेश्चन में उसी का हमको आरोही अवरोही क्रम लिखना रहेगा। क्वेश्चन के अनुसार ही उसका आंसर लिखना है। 2 के बाद 3 आता है, यह बात तो सही है,
लेकिन यहाँ पर जो भी अंक दिए रहेंगे इसी में से छांट कर लिखना है। तो 2 के बाद हम लिख दिए यहाँ पर 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 लिखे, 5 के बाद यहाँ पर 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9। जब आपको यह लगे कि आपने पूरा लिख लिया है तो एक बार काउंट जरूर कर लेंगे कि कहीं कोई अंक छूट तो नहीं गया है। तो यहाँ पर गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो नीचे जो आंसर लिखा है वहां पर भी 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोनों सेम है। इसका मतलब कि जो हम लिखे हैं आंसर वह आंसर सही है। ये हो गया आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको लिखना है। इसका जस्ट अपोजिट होता है अवरोही क्रम, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर यही संख्या, यही अंक लिखा रहे तो इसका जो अवरोही क्रम होगा वह क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर इसी संख्या का, इसी अंक का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होगा, तो अवरोही क्रम का कॉन्सेप्ट है कि जो भी अंक या जो भी संख्या सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा होगा उसको लिखेंगे। ये हो गया अवरोही क्रम का कॉन्सेप्ट कि जब सबसे बड़ा संख्या पहले लिखा है और सबसे छोटा अंक या संख्या बाद में लिखा है तो वह अवरोही क्रम हो जाएगा। इसी श्रृंखला का यदि अवरोही क्रम लिखना है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम अगर इसका लिखना है, सबसे बड़ा इसमें ढूंढेंगे सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 7 5 9 8 4 2 में सबसे बड़ा जो अंक है वो 9 है, 9 को लिखेंगे। 9 से छोटा आप देखेंगे तो 9 से छोटा यहाँ पर 8 है, 8 लिखेंगे। 8 से छोटा देखेंगे 7 है, 7 लिख दिए। 7 के बाद 5 है, 5 के बाद यहाँ 4 है, 4 के बाद 2 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अवरोही क्रम यह होता है। आरोही क्रम क्या है, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में। अवरोही क्रम क्या है कि सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटा सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये होता है आरोही और अवरोही क्रम। तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगला टॉपिक जो दिया गया है वह है छोटा, बराबर और बड़ा का चिन्ह का जो संकेत होता है इसको कैसे हम लोग सीखेंगे। लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन, और इसका जो सिंबल है इस तरीके का सिंबल आप लोग पहले देख चुके होंगे। तो इसमें क्या करना रहता है कि संख्याओं के बीच में आपको तुलना करना रहता है, कंपैरिजन करना रहता है कि संख्या छोटी कौन है तो उसके तरफ कौन सा चिन्ह, बड़ी संख्या कौन है उसके तरफ कौन सा चिन्ह, बराबर अगर कोई है तो उसके तरफ कौन सा चिन्ह हम प्रयोग करेंगे, इसको अब सीखेंगे। तो संख्याओं के बीच जब तुलना करना होता है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी संख्या है, तो उसमें हम इन सब चिन्हों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कोई अंक ले लिए 7 9, या कोई संख्या अगर ले लिए 26 47 72 और इधर भी 72। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो ट्रिक है वो एक लाइन का केवल है।
वही अगर समझ में आ गया तो आपको तुलना करना समझ में आ जाएगा। जिधर संख्या बड़ी होगी या जिधर अंक बड़ा होगा उधर मुंह इसका खुला होगा, और जिधर अंक या संख्या छोटा होगा उसके तरफ इसका मुंह बंद होगा। तो यहां पर जो भी सवाल दिए गए हैं, अगर यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाते हैं कि जिधर संख्या बड़ा होगा उसके तरफ हमको चिन्ह का मुंह खोल देना है। इस प्रकार से 7 और 9 में 9 बड़ा है तो 9 के तरफ मुंह खुला रहेगा, और जिधर संख्या छोटी है उसके तरफ मुंह इधर बंद है। तो संख्या बड़ा है मुंह खुला है, संख्या छोटा है मुंह इसका तरफ बंद है। 26 और यहाँ 47, 47 बड़ा है 26 छोटा है, तो 47 के तरफ मुंह खुला रहेगा और 26 के तरफ मुंह इसका बंद रहेगा। अगर दोनों संख्याएं सेम हैं तो यहाँ पर बराबर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये बराबर का साइन है। जब दोनों तरफ इक्वल हैं, दोनों तरफ बराबर हैं, तो बराबर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जिधर संख्या बड़ा है उधर मुंह खुला रहेगा, जिधर संख्या छोटा है उधर मुंह बंद रहेगा। इधर भी देखेंगे कि 7 और 9 में जो संख्या बड़ा है 9, तो इसके तरफ मुंह खुला है, और इधर 7 लिखा तो इसके तरफ मुंह बंद है। एक सवाल और है, इधर 12 लिख दिए, इधर 6 लिख दिए। अब क्या होगा, जिधर संख्या बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला रहेगा, और जिधर संख्या छोटा है या अंक छोटा है उसके तरफ मुंह बंद रहेगा। तो ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि जिधर मुंह खुला रहेगा उस तरफ संख्या बड़ी होगी, और जिधर मुंह बंद होगा उस तरफ संख्या छोटी होगी। जहां पर दोनों संख्याएं सेम हैं वहां पर इक्वल के साइन का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आपका छोटा, बराबर और बड़ा का चिन्ह कहाँ प्रयोग करेंगे, तुलना कैसे करेंगे संख्याओं के बीच। तो इन सभी चिन्हों की हेल्प से हम यहाँ पर इस चीज को समझेंगे। अब हम लोग सीखेंगे गणित का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जिसको इंग्लिश में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन बोला जाता है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोग सीखने वाले हैं। हम यही मानकर चल रहे हैं कि आपको गणित में कुछ नहीं आता है, तो इसीलिए जोड़ घटाना गुणा भाग अब हम लोग सीखेंगे। तो जोड़ घटाना गुणा भाग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य जोड़ और एक होता है हासिल का जोड़। तो दोनों यहीं पर ही एक ही साथ सीख लेंगे कि सामान्य जोड़ क्या है और हासिल का जोड़ क्या है। सामान्य जोड़ और हासिल जोड़ दोनों एक साथ देखेंगे। 5, 3, 6, 2 जोड़ का ये साइन होता है। तो यहां पर जो 6 दिया है और 2 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो छोटे क्लासेस में क्या होता है कि सिखाया इस प्रकार से जाता है कि आप यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं या जो भी डिजिट दिए हुए हैं उतनी बार आपको लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना बार आपको लाइन खींच लेना है, और नीचे भी जो संख्या दिया है उतना भी लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पर 6 लिखा है, 6 लाइन, 2 लिखा है, 2 लाइन। अब क्या करना है, सबको काउंट कर लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर हासिल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा है 5 और उसके नीचे लिखा है 3, तो 5 बार लाइन खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 3, तो 1, 2, 3 सबको क्या करना है, काउंट कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख लेना है। यही आपका आंसर है। ये हो गया आपका सामान्य जोड़, जिसमें हासिल को लेने देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आपका जो भी रहेगा वो आ जाएगा। दूसरा जो सवाल होता है वो हासिल का जोड़ होता है। इसमें आपको हासिल लेने देने की
आवश्यकता पड़ती है। 4 9, फिर इसके बाद 3 2, इसको क्या करना है, जोड़ देना है। ऊपर लिखा है 9, नीचे लिखा है 3। अब 9 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 हो जाएगा 12। 9 और 3 12, ये 12 आ गया। अब इसके इकाई के स्थान पर जो भी अंक है उसको इसके नीचे लिख देंगे। इकाई के स्थान पर जो है उसको यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। दहाई वाला अंक जो बचा है वो अगली संख्या जब हम जोड़ेंगे तो उसमें एक प्लस कर देंगे, तो एक यहाँ पर प्लस करना है। अब इन तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो एक में जब 4 जोड़ेंगे तो 4 1 5, और 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7। तो यहाँ पर हासिल जो आया वो 1 हासिल आया, क्योंकि 9 3 12 होता है, तो 12 में हम लिख दिए 2 को, यहाँ जो इकाई के स्थान पर है उसको लिखेंगे। दहाई वाला अंक जो भी है वही आपका हासिल है, और वो जो अंक या संख्या है वो अगली संख्या जब जोड़ेंगे तो उसमें एक प्लस कर देंगे। तो 9 3 12 के हो जाएगा 2, और हासिल आ गया 1, तो 1 जो है उसको अगली संख्या में जोड़ देंगे। ये हो गया आपका सामान्य जोड़, और ये हो गया हासिल का जोड़। अब इसके बाद देखेंगे सामान्य घटाना क्या होता है और हासिल का घटाना क्या होता है। अब देखेंगे सामान्य घटाना क्या है, हासिल का घटाना क्या है। तो इसमें एक सवाल दिया गया है 8 6 7 3, इसमें से इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है। यहाँ पर लिखा है 8 और उसके नीचे लिखा है 6, तो घटाने का तरीका 8 में से 6 को घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या करना है, नीचे जो लिखा है उतने लाइन को क्रॉस कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6, शेष जो बच गया उसी को यहाँ लिखना है। तो 1 2 2 अंक बच गया, 2 लिख दिए। 7 लिखा है, यहाँ नीचे लिखा है 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से घटाना कितना है 3, तो 3 लाइन काट देना है। 1 2 3 बच गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हासिल को लेने देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। दूसरा सवाल देखते हैं। 52 में से आपको 47 घटाना है, तो सबसे पहले एक एक अंक को घटाते हैं। 2 में से 7 को घटाइए, तो 2 में से तो 7 घटेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने बगल वाले से एक उधार लेंगे। तो जब यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ 2 है, तो अब यहाँ हो जाएगा 12। अब 12 में से जब 7 को घटाएंगे तो 12 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से क्या करना है, 7 माइनस करना है। तो 7 लाइन काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन काट दिए, बच गया 1 2 3 4 5, 5 यहाँ लिख लीजिए। 2 में से 7 को घटा दिए, 5 बच गया। यहाँ पर देखिए 5 तो था पहले, लेकिन जब एक इसको दे दिए तो एक यहाँ कम हो जाएगा। 5 में से 1 कम हो गया 4, 4 में से जब 4 घटेगा 0 हो जाएगा। 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब मैथमेटिक्स में होता है 0। तो ये हो गया प्रोसेस आपका सामान्य घटाना और हासिल का घटाना। अब देखते हैं कि गुणा कैसे हम लोग लगाते हैं। गुणा देखते हैं अब कैसे लगाएंगे। यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो गुणा से पहले जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टेबल आना चाहिए। पहाड़ा जब तक नहीं आपको याद रहेगा तब तक आप गुणा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें टेबल का ही इम्पोर्टेंस है। जब आप पहाड़ा जानेंगे तभी आप गुणा लगा पाएंगे। तो गुणा लगाने का जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो
संख्याएं जो भी अंक दिए हुए होते हैं उसी का टेबल हमको काउंट करना होता है। 2 यहाँ पर लिखा है, उसके ऊपर देखेंगे यहाँ जितना भी अंक लिखा है तो 2 का पहाड़ा उतनी बार हमको पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार यहाँ पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 लिख दिए। अब फिर से 2 का पहाड़ा हमको पढ़ना है 6 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 पंचे 10, 2 छक 12। ये आपका आंसर हुआ। तो जब तक टेबल नहीं आपको आएगा तब तक आप गुणा नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको टेबल याद करना है। टेबल याद रहेगा तो गुणा लगा लेंगे। अब यहाँ दूसरा सवाल लिखेंगे, 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। तो अब यहाँ 4 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कितनी बार? 3 बार। तो 4 तिया 12, 12 हो गया। अब 12 जब आया तो यहाँ पर लिखना है केवल 2, बाकी 1 कहाँ गया? 1 जब हम अगली संख्या गुणा करेंगे तो उसमें 1 प्लस करेंगे। जैसे यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 4 छक 24 और 1 जो यहाँ आया 1 हो जाएगा 25। तो 25 जब आया तो इकाई वाले अंक को यहाँ लिख लेंगे और दहाई वाला क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 4 पंचे होता है 20, 20 में जब 2 ऐड करेंगे तो 20 2 हो जाएगा 22। ये आपका आंसर। तो गुणा करने का ये प्रोसेस है। इसी प्रकार से आप अपने मन से भी बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ों को तब तक सीखने में कठिनाई हो सकती है। तो अपने मन से आप सवाल बनाइए, अपने ही हल करिए, वो काफ़ी बेटर रहेगा। अब हम लोग सीखेंगे कि भाग को कैसे लगाया जाता है, डिवाइडेशन। तो एक सवाल यहाँ पर देखेंगे, ये कोई सवाल दिया है, कोई संख्या यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर कोई संख्या लिखा है, इसमें भाग करना है। तो जो भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई होती हैं उस संख्या से भाग देना होता है, यहाँ जो बीच में संख्या लिखी हुई होती है। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, एक सवाल लगाने के बाद उस चीज को बताएंगे। 7 यहाँ लिखा है, 49 यहाँ लिखा है, तो 7 का हमको पहाड़ा पढ़ना है। इसमें भी पहाड़ा पढ़ना है आपको, इसमें भी टेबल आना कंपलसरी है। जब टेबल आएगा तब गुणा और भाग दोनों लगा पाएंगे, टेबल नहीं आएगा तो गुणा भाग नहीं लगा पाएंगे। तो 7 यहाँ लिखा है, 49 यहाँ लिखा है, तो 7 का हमको टेबल पढ़ना है कि 49 आ जाए या उससे कम रहे, ज़्यादा ना हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना भी संख्या यहाँ पर होगा या तो वही संख्या है या तो उससे कम आए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 49 आ जाए। तो 7 का जब टेबल काउंट करेंगे 7 बार तो 7 सते होता है 49 और यहाँ हो गया क्रॉस। 7 का पहाड़ा पढ़े 7 सते 49, तो 49 यहाँ लिखे। 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0। यहाँ पर या तो 0 लिख सकते हैं या तो क्रॉस का चिन्ह, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाला कि इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये चीजें आपको यहाँ पर पहचानना पड़ेगा कि कौन सा भाज्य है, कौन सा भाजक है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है। तो ये चीजें आपको पहचानना आना चाहिए। कभी कभी सवाल को शब्दों में लिख देता है कि भाज्य इतना दिया है, भाजक इतना दिया है, तो इसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा। तो इस प्रकार से आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि यहाँ जो 49 दिया है भाज्य होता है, इसके प्लेस पे कोई भी अंक, कोई भी संख्या दिया है
भाज्य होता है। भाजक जिससे भाग दिया जाता है। भागफल जो भागफल आया भाग करने के उपरांत यहां पर होता है। शेषफल सबसे अंत में होता है। यहां शेषफल तो भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसी को भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। फिर जितने यहाँ पर आएंगे संख्याएं अंक उसको भागफल बोला जाता है। जितने बार पहाड़ा हम पढ़ेंगे जो भी अंक संख्या आएगा उसको भागफल कहेंगे। और सब कुछ हो जाने के बाद जो सबसे अंत में आएगा उसको शेषफल कहेंगे। तो यहाँ पर भाज्य 49 है, भाजक 7 है, भागफल भी 7 है और शेषफल यहाँ पर 0 है। तो अगर इसमें बताया जाए कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल कौन कौन से हैं, तो भाज्य तो हो गया 49, भाजक यहाँ जो लिखा है ये 7 है, भागफल भी यहाँ पर 7 आ गया है और शेषफल यहाँ पर क्रॉस है तो इसका मतलब 0। शेषफल 0, भाज्य 49, भाजक 7, भागफल 7, शेषफल 0। या तो 0 या तो क्रॉस, दोनों में से। तो इस प्रकार से हम भाग को लगा सकते हैं। ये होता है प्रोसेस भाग लगाने का। ये तो सामान्य है कि इसका पहाड़ा हम डायरेक्ट पढ़े, कट गया, शेषफल 0 आ गया। एक और सवाल इससे संबंधित देखेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर देखेंगे, 8 से 57 में भाग देना है। तो भाज्य दिया है, भाजक दिया है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो 8 का हमको पहाड़ा पढ़ाना है कि 57 या तो आए या तो उससे कम रहे, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 सत्ते 56 होता है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 5 गया 0। अब भाग नहीं जाएगा, अब यहीं स्टॉप हो जाना है। इसमें भाज्य होगा आपका 57, भाजक हो जाएगा 8, भागफल हो जाएगा 7 और शेषफल इसमें कितना है, 1 है, 1 शेषफल है। तो इसमें भाज्य हो गया 57, भाजक 8, भागफल 7 और शेषफल 1। तो ये प्रोसेस होता है भाग करने का। अब इसमें जो अगला टॉपिक दिया है उसको देखेंगे कि दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे लगाएंगे। ये तो सामान्य तरीके का जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ। अब दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे लगाएंगे, चलिए उसको भी सीखते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को हम लोग सीखने वाले हैं। तो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोग सीखेंगे। इसमें सबसे पहले काम करेंगे, दशमलव का जोड़ सीखना है। दशमलव का जोड़, तो इसमें हम कुछ सवाल लेंगे और उस सवाल के माध्यम से आपको सिखाएंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होता है। तो सबसे पहले एक सवाल लिखेंगे, 1.05 प्लस 0.3 प्लस 0.13, इसका आंसर क्या हो। दशमलव में इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे। 1.05 में 0.3 0.13 को जोड़ना है। तो इस तरह का सवाल देखने के बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसको सीक्वेंस से लिख लेना है। ऊपर नीचे लिखेंगे तो गलत होने की संभावना कम रहेगी। तो इसमें लिखेंगे 1.05। फिर उसके बाद दूसरा जब लिखेंगे तो इसमें जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग का, कि दशमलव के जस्ट नीचे ही हम दशमलव लिखेंगे, दशमलव के जस्ट नीचे ही दशमलव लिखेंगे। उसके दाहिने तरफ जितने भी अंक या संख्याएं हैं उसको लिखेंगे, उसके बाएं तरफ जितने अंक संख्याएं हैं उसको लिखेंगे। लेकिन जो मेन रीजन इसमें है कि दशमलव के जस्ट नीचे ही दशमलव लिखना है।
यहाँ पर 0.3 है तो 0.3 लिख लिए। फिर दिया है 0.13 तो 0.13। अब इसको जोड़ देना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव, फिर दशमलव के नीचे दशमलव। तो कितने भी अगर संख्याएं दिए हुए हैं और दशमलव में हैं तो आपको दशमलव के जस्ट नीचे ही दशमलव लिखना है। अब इसको जैसे सामान्य तरीके से जोड़ा जाता है उसी प्रकार से इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर दिया है 5 और यहाँ पर दिया है 3, तो 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। फिर इसके बाद यहाँ जोड़ेंगे 0 में 3 को तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 लिखिए। अब दशमलव के नीचे जब दशमलव लिखा है तो यहाँ पर दशमलव और 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। दशमलव के जस्ट नीचे ही दशमलव लिखना है, उसके दाहिने तरफ जितने लोग हैं और उसके बाएं तरफ जितने लोग हैं उनको लिखना है, और जैसे सामान्य तरीके से जोड़ा जाता है उसी प्रकार से जोड़ना है और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है। ये हो गया दशमलव का जोड़। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का घटाना कैसे करेंगे। दशमलव का घटाना अब हम लोग सीखेंगे, तो इसमें भी कुछ सवाल लेंगे। 7.03 माइनस 0.6 माइनस 1.01, इसको घटाना है। तो सेम पैटर्न जैसे दशमलव का जोड़ उसी प्रकार से दशमलव का घटाना। एक बात आपको दशमलव में ध्यान रखना है, उसके दशमलव के जोड़ में, घटाना में, गुणा भाग में एक ही बात ध्यान में रखना है कि दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लिखेंगे, उसके दाहिने और बाएं तरफ जितने भी अंक या संख्याएं दी हुई हैं उसको लिखेंगे, और जिस प्रकार से सामान्य जोड़ घटाना होता है उसी प्रकार से उसको हल करना है। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है सबसे पहले इसको लिखेंगे 7.03, फिर लिखना है 0.6, उसके बाद 1.01। ये सवाल है और ये माइनस का साइन। अब इसको घटा देना है। तो 3 में से जब 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। 0 में से 6 नहीं घटेगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां से 1 उधार लेंगे। जैसे सामान्य तरीके का घटाना होता है सेम वैसे ही है, सेम वही मेथड इसमें भी अप्लाई होगा। 0 में से जब 6 नहीं घटेगा तो यहाँ से 1 उधार लेना है, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से फिर 0 घटाएंगे तो 4 ही हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ जब 1 इसको उधार दे दिए हैं तो 7 पहले था, अब यहाँ बचा 6, तो 6 में से 0 घटाएंगे 6 ही रहेगा। फिर 6 में से जब 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5। ये आपका राइट आंसर है। जिस प्रकार से सामान्य तरीके का घटाना होता है उसी प्रकार से दशमलव का भी घटाना होता है, लेकिन दशमलव के जस्ट नीचे ही यहाँ पर आपको दशमलव लगाना होता है। ये हो गया दशमलव का घटाना। अब सीखेंगे कि दशमलव का गुणा कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट है दशमलव का गुणा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहां पर एक सवाल लेंगे 1.2 और यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहां पर 36.5 में 1.2 से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करते समय जैसे सामान्य गुणा होता है सेम उसी पैटर्न का ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो जब ये सवाल लगेगा अभी लास्ट में उसको बताया जाएगा। गुणा तब भी लगा पाएंगे जब आपको टेबल आता होगा। तो सबसे पहला काम, अगर आपको टेबल नहीं आता है तो टेबल पहले याद करिए, तभी गुणा और भाग लगा लेंगे। दशमलव का जोड़ घटाना या सामान्य तरीके का जोड़ घटाना आप लगा लेंगे बिना टेबल आए हुए,
लेकिन टेबल आना कंपलसरी है, टेबल आपको आना चाहिए, तभी आप इस लेवल का सवाल लगा पाएंगे। तो 2 का टेबल हमको काउंट करना है 5 बार। तो 2 पंचे 10। तो इकाई के स्थान पे जो भी आएगा उसको हम लिख लेंगे, दहाई के स्थान पे जो भी आया रहेगा उसको जब अगला संख्या में गुणा करेंगे तो उसमें एक क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब यहाँ 2 से 6 में गुणा करेंगे तो 2 छक 12 और यहाँ पर एक हासिल है 13। तो 13 के हो जाएगा 3 और यहाँ पर एक हासिल बच गया। फिर 2 से गुणा करना है 3 में, तो 2 तियाँ होता है 6 और यहाँ पर एक हासिल है 7। अब यहाँ पर जब दूसरा अंक लेंगे गुणा करने के लिए तो इकाई वाले अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे और दहाई वाले अंक से जब स्टार्ट करेंगे गुणा करना तो दहाई वाले अंक के नीचे से यहाँ पे लिखेंगे। 1 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 एकम 5। फिर 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 हो जाएगा। 1 का गुणा 3 में तो 3। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 5 में 3 को जोड़ेंगे 8, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 13 के हो जाएगा 3 और हासिल आ गया 1। तो 3 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। अब सवाल लग गया। अभी आपका सवाल नहीं लगा है क्योंकि यहाँ हम दशमलव का गुणा पढ़ रहे हैं और यहाँ पर कहीं दशमलव आपको नजर नहीं आ रहा, तो दशमलव भी तो अभी लगाना है। गुणा में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें भी दशमलव के नीचे दशमलव लगाना होता है और दशमलव के बाद जितने भी संख्या हैं ऊपर नीचे, यहाँ दशमलव के बाद जितने भी अंक या संख्याएं ऊपर नीचे होते हैं सबको काउंट कर लेना है। यहाँ पर दशमलव के बाद जितने भी संख्या हैं, यहाँ पे भी दशमलव के बाद जितने भी संख्या हैं, तो दशमलव के बाद ऊपर नीचे जितने भी अंक या संख्याएं होते हैं सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो एक यहाँ एक यहाँ है तो 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर आया है इसमें इकाई के तरफ से गिनना प्रारंभ करेंगे और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 2 2 अंक हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आया है यहाँ दाहिने तरफ से 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। इसी प्रकार से दशमलव का गुणा में जितने भी अंक या संख्याएं होते हैं उतने अंक काउंट कर लेना है और जो आंसर आया रहेगा फिर दाहिने तरफ से उतने अंक काउंट करके वहां पर दशमलव लगाना है। तो दशमलव का गुणा आपको समझ में आया होगा कि जितने भी अंक दशमलव के बाद रहेंगे ऊपर नीचे, दशमलव के बाद जितने भी अंक या जितने भी संख्याएं रहेंगे सबको 1 बाय 1 काउंट कर लेना है। 1 2 यहाँ पर 2 अंक था तो यहाँ दाहिने तरफ से 1 2 2 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव लगा देना है। मान लीजिए यहाँ पर 4 अंक हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 यहाँ लगेगा दशमलव। ठीक इसी प्रकार से और भी सवाल हैं, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सवाल बनाएंगे और खुद से लगाएंगे। वो काफ़ी बेहतर रहेगा, आपको समझने में भी आसानी होगा और आपको दशमलव का गुणा भाग भी आ जाएगा। अब सीखेंगे दशमलव का भाग। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 8 का टेबल काउंट करना है। पहले यहाँ पर 2 ही अंकों को लेंगे। 8 का टेबल काउंट करना है कि 49 से अधिक ना हो, या तो 49 रहे या तो उससे कम रहे, उससे अधिक ना हो। तो 8 का टेबल जब काउंट करेंगे कि 49 से अधिक ना हो तो 8 छक 48, 6 बार इसका टेबल जाएगा। 8 छक 48। अब इसको घटा देना है तो 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ 8 है यहाँ 1 है तो भाग जाएगा नहीं। यहाँ पर 1 अंक शेष बचा है तो इसको नीचे यहाँ पर उतार लेंगे। दशमलव अभी लास्ट में यहाँ जो भागफल आया रहेगा उसमें लगाया जाएगा। तो 8 का टेबल अब काउंट करना है कि 16 आ जाए।
तो 8 दूनी 16, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, या तो यहाँ क्रॉस बनाएंगे या तो 0। तो ये हो गया भाग, लेकिन अभी दशमलव भी लगाना है। तो जो भी भाज्य दिया रहेगा, जो भी भाज्य दिया रहेगा उसमें दशमलव जहां पर लगा है दाहिने तरफ से ही देखना स्टार्ट करेंगे। तो दाहिने तरफ से इकाई के जस्ट बाद लिखा है, तो जो भी भागफल आया रहेगा उसमें इकाई के जस्ट बाद दशमलव लगा देना है। अगर यहाँ दहाई के बाद लगा होता, इकाई दहाई के बाद दशमलव, तो यहाँ जो भागफल आया रहेगा वहाँ इकाई दहाई के बाद यहाँ दशमलव लगता। मतलब जैसे भागफल में यहाँ एक अंक के बाद लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो भाज्य दिया है इसमें इकाई के जस्ट बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ जो भी भागफल आया रहेगा उसमें इकाई के बाद हमको दशमलव लगा देना है। तो ये प्रोसेस होता है भाग करने का। अब हम लोग सीखेंगे मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लासा मासा, जिसको इंग्लिश में एलसीएम और एचसीएफ बोला जाता है। ये दोनों इसके शॉर्टकट नेम हैं। लासा मासा शॉर्टकट नेम है, एलसीएम एचसीएफ इसका जो शॉर्टकट नेम है वो है। लासा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। और मासा का पूरा अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक इंग्लिश में लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों इसके फुल फॉर्म हैं। लासा का फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्त, इंग्लिश में इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और मासा का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग भी सीखना है, लेकिन भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए, क्योंकि भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग में आपको जब तक एलसीएम नहीं आएगा तब तक भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग लगाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और होगा भी, क्योंकि उसमें भिन्न के जोड़ में आपको उसका जो डिनोमिनेटर हर होता है उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो सिलेबस जो है आपका एकदम सीक्वेंस से बनाया गया है, इसीलिए हम भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाने से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। इसके बाद जब भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाया जाएगा तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। सिलेबस एकदम सीक्वेंस से है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपके समस्या का समाधान जरूर वहाँ पर किया जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ को सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एलसीएम आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा और समझ में आएगा। 5, 10, 15 का लासा ज्ञात करिए। तो कैसे इसको ज्ञात करना होता है? सबसे पहले इस प्रकार से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, फिर जो भी सवाल में दिया है उसको यहाँ पर लिख लेना है। 5, 10, 15 इसका लासा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका जो नियम है, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से नहीं होगा फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से, 5 से, इस प्रकार से चेक करेंगे।
दो से वही संख्याएं विभाजित होती हैं, दो से वही संख्या विभाजित होता है जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 जहां रहेगा वही संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी, वही संख्याएं 2 से कटेंगी। तो यहां पर पहले चेक करना है कि कहीं 0, 2, 4, 6, 8 आया कि नहीं। तो यहां पर देखेंगे आप 10 है, इसके इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से यहाँ पर डिवाइड करिए। 2 से जब 5 नहीं कटेगा इसको ऐसे ही उतार लेना है। फिर 2 का टेबल हमको काउंट करना है कि 10 आ जाए। तो 2 का टेबल हम 5 बार काउंट करेंगे। 2 पंचे 10, कट गया। 15 यहाँ नहीं कटेगा, 15 को ऐसे उतार लेना। अब इसके बाद चेक करना है कि क्या फिर 2 से कोई संख्या कट रहा है। तो 2 से कोई संख्या नहीं कट रहा है क्योंकि सबके इकाई के स्थान पर 5 है। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, लेकिन 15 कट जाएगा। तो 3 से यहाँ काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे। 5 यहाँ भी नहीं कट रहा, इसको लिख लेंगे। यहाँ 15 कट जा रहा है। 3 से 3 का टेबल काउंट करेंगे तो 3 पचे 15। अब सब जगह 5 5 आ गया है, 5 से ही इसको काट देना है। तो 1 1 1। ये पूरा प्रोसेस होता है एलसीएम का, बहुत आसान है। पहले 2 से डिवाइड किए, फिर इसके बाद 3 से, फिर उसके बाद 5 से। यहाँ लास्ट में 1 1 1 आ गया, मतलब कि सब डिवाइड हो गया। यहाँ पर जो फैक्टर आया है इसी का इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, इसी का महत्व है। अब इस प्रकार से लिखेंगे 5, 10, 15 का लासा। 5, 10, 15 का लासा क्या होगा। अब इधर जो भी फैक्टर आया है 2 गुणे 3 गुणे 5, सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन, सबका आपस में गुणा कर देना है। 2 का गुणा 3 में, तो 2 3 6 और 6 पंचे 30। 2 3 6, 6 पंचे 30। ये आपका फाइनल आंसर, राइट आंसर यही है। प्रोसेस इसका समझ में आया होगा। सबसे पहले ऐसे इस प्रकार से लाइन ड्रा करना है, जो भी सवाल दिया है उसको लिखना है और 2 से काटना है जो कट गया, फिर 3 से काटना है, फिर 5 से काटना है जो आ गया। इधर जो फैक्टर आया रहेगा उसी का महत्व है। फैक्टर जो भी रहेगा इसका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पंचे 30। यही होता है एलसीएम ज्ञात करने का तरीका। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम तो हो गया, अब मासा कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ, इसको देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मासा कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर एक सवाल लेंगे, 10, 20, 30 का मासा ज्ञात कीजिए। 10, 20 और 30 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसमें आपको एक चीज ध्यान में यही रखना है कि जितने भी संख्याएं दिए हुए हैं सबको अलग अलग मासा ज्ञात करना होता है। लासा में क्या है कि इसको एक साथ लिखते थे, 10, 20, 30। इसी प्रकार से डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिखने के बाद सॉल्व कर देते थे। लेकिन जब एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो सबको अलग अलग ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से 10 दिया है, 10 का अलग, 20 का अलग और 30 का अलग। एलसीएम में एक साथ सबको ज्ञात करते थे, लेकिन एचसीएफ में क्या करना है कि सबको अलग अलग ज्ञात करना है और प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 2 पंचे 10। अब 5 आ गया तो 5 केवल 5 से ही डिवाइड होगा, 5 एकम 5।
फिर इसके बाद दूसरा जो दिया है संख्या, इसको हल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है। तो 0 2 4 6 8 जहाँ रहेगा इकाई के स्थान पर वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार तो हो जाएगा 20। फिर यहाँ 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 पंचे 10। फिर आप 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5। सेम एक ही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से सब सॉल्व होगा। फिर यहाँ 30 दिया है तो 2 से काटेंगे, तो 15 दूनी होता है 30। 15 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है। 2 0 2 4 6 8 रहेगा तभी 2 से डिवाइड होगा, तो 3 से काटेंगे। 3 बचे 15। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5। कुछ नहीं करना है, जैसे एलसीएम है सेम उसी पैटर्न का एचसीएफ भी है, लेकिन अलग अलग क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इतना जब हो गया तो इस प्रकार से यहां पर लिखेंगे 10 का मासा या 10 का एचसीएफ, फिर 20 का मासा। जब इस प्रकार से लिख लेंगे, इतना लिखने के बाद एक काम करना है कि इधर जो फैक्टर आया है जिस संख्या का, उसको यहां पर लिख लेना है इस प्रकार से। 10 का फैक्टर आया है 2 और 5, तो इसको लिखना है 2 गुणे 5। 20 का जो फैक्टर आया है 2 गुणे 2 गुणे 5, तो इसको लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर 30 का जो फैक्टर आया है इसको लिखना है 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, इसमें पेयर बनाना होता है जो तीनों में आया हो, जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो सभी में आया हो, एक जैसा हो, उसको पेयर बनाएंगे इस प्रकार से। 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, तो एक बार ऐसे 2 लिख लेना है। पेयर बनाना है जो तीनों में हो। अगर किसी 2 में है और तीसरे में नहीं है तो उसको नहीं लिखना, जो तीनों में आया हो। तो 2 यहां एक बार लिखेंगे गुणे। अब देखना है 5 है तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 का एक पेयर बना लेंगे इस प्रकार से और इसको एक बार लिखेंगे। फिर 2 यहां है, यहां 3 है, तो इसका पेयर अब नहीं बनेगा, तो जिसका जिसका पेयर बना है उसका आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो 2 पंचे 10, ये आपका आंसर हुआ। अब से इस चीज को समझिए, 10 20 30 का एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम करेंगे अलग अलग इसका फैक्टर कर लेंगे। अलग अलग फैक्टर करने के बाद इस प्रकार से लिखेंगे कि 10 का मासा, यहां पर कोई भी संख्या लिखा रहे इसी प्रकार से लिखेंगे कि 10 का मासा, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको यहां पर लिखना है। हर जगह 10 20 30 नहीं लिखना है, जो भी संख्या यहां पर दिया रहेगा जिसका हम फैक्टर निकालेंगे उसी का लिखना है कि उसका मासा। तो 10 का मासा 2 गुणे 5 जो इधर फैक्टर आया है, फिर 20 का मासा इधर जो फैक्टर आया है, 30 का जो इधर फैक्टर आया है इसको लिखेंगे और लास्ट में पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे जो सब में आया हो, उभयनिष्ठ हो, जो तीनों में आया हो। तो 2 तीनों में है इसको एक बार लिखे, 5 तीनों में है तो उसको एक बार लिखे और आपस में मल्टीप्लीकेशन किए, जो भी आया वो आपका आंसर होगा। ये होता है प्रोसेस मासा ज्ञात करने का। तो एलसीएम भी आपको आ गया होगा और एचसीएफ भी आपको आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। तो सबसे पहला काम इसमें ये करना है कि भिन्न को हम पहचानेंगे कैसे, भिन्न का जो फॉर्म है वो कैसा दिखता है, भिन्न कैसा होता है, इसको पहले जानेंगे, इसके बाद भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे। भिन्न, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर।
इसका मतलब कि इस फॉर्म में अगर कोई चीज है, इस रूप में अगर कोई चीज है तो वो क्या है, भिन्न है। अंश बटे हर, अंश का मतलब यहां पर कोई अंक या कोई संख्या होगा, यहां पर भी कोई अंक या कोई संख्या होगा, उसी को भिन्न कहेंगे। जैसे 13/8, ये क्या है, भिन्न है। इसमें अंश 13 है और हर 8 है। तो अंश बटे हर कहीं पर भी अगर है तो वो भिन्न है। 5/9, 5/9 क्या है, ये भी एक प्रकार का भिन्न है। इसमें अंश कौन है, 5 है, हर कौन है, 9 है। तो अंश और हर जहां पर भी है, इस रूप में जितने भी संख्याएं होंगे सब क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो इस प्रकार से जो भी कहीं पर भी दिखेगा वो सब चीजें क्या है, भिन्न है। अंश बटे हर भिन्न है। ये हो गया भिन्न का फॉर्म। अब हमको क्या करना है, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना है। तो ये भी बहुत ही आसान चीज है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है इसका। आसान चीज है, जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा आपको, तो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ क्या है। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं अब भिन्न का जोड़ क्या होगा। तो भिन्न का जोड़ दो प्रकार का होगा। सबसे पहला जो देखेंगे 5/2 प्लस 3/2। एक रूप तो इसका ये है, एक प्रकार का सवाल ये है। और दूसरे प्रकार का सवाल क्या है, इसको भी देखिए, 4/3 प्लस 2/5। दोनों क्या है, दोनों भिन्न का जोड़ है। इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, यहां देखिए। इस प्रकार के सवाल में ये भी भिन्न है, 5/2 भी भिन्न है और 3/2 भी भिन्न। जब इसका हर समान रहेगा, हर का मतलब ऊपर वाला जो है वो अंश है, नीचे जो है वो हर है। ये अंश है, ये हर है। तो जब दोनों का हर समान रहेगा उसको एक बार लिख देना है। जब दोनों का हर समान रहेगा उसको एक बार लिख देना है, और ऊपर का संख्या जो है वो आपस में जोड़ देना है। तो यहां हो जाएगा 5 में 3 जोड़िए, 5 3 8/2। ये आपका आंसर हुआ। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है भिन्न। 5/2 प्लस 3/2, दोनों का हर समान है उसको एक बार लिखे, और ऊपर जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनको आपस में जोड़ देना है। 5 + 3, तो 5 3 8/2। ये हो गया भिन्न का जोड़। अब दूसरा जो सवाल दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तो हर समान नहीं है। अब यहीं पर क्या करना है आपको, इसके जस्ट पहले एलसीएम जो पढ़ाया गया है उसका जरूरत यहाँ है, उसका यहाँ पर जरूरत पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 5 इन दोनों का एलसीएम लेना है, लासा ज्ञात करना है। तो 3 और 5 का लासा ज्ञात करने के लिए आपको 3 से सबसे पहले कटेगा, 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा 5 लिखिए। अब 5 से कटेगा 1 1, और एलसीएम में क्या है कि इसका आपस में गुणा करना है, 3 × 5, 3 × 5 15। जो ये 15 आया इसको 3 और 5 का एलसीएम जो आया यहाँ पर लिख लेना है 15। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो समझने वाला है, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है यहीं पर है। 3 और 5 का एलसीएम जब ज्ञात कर लिए 15 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब 3 से क्या करना है, 15 को काट देना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 कट जाए। तो 3 × 5 हो गया 15, 5 बार पहाड़ा गया, और ये जो 4 आया इस 4 का गुणा इस 5 में कर देना है, तो 5 × 20। अब से इस चीज को समझिए, 3 से पहले 15 को काट देना है, तो 3 × 5 15, 5 आ गया, और जो अंश है उसमें गुणा कर देना है।
तो 3 पचे 15 और 5 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20, 20 लिखना है प्लस। अब आगे क्या करना है, अब जो यहाँ पर हर दिया है 5, इस 5 से इस 15 में भाग देना है। तो 5 का टेबल पढ़िए कि 15 आ जाए, तो 5 तियाँ 15 और 3 का गुणा यहाँ 2 में करना है, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। अब 20 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 और यहाँ 15 लिखा है। ये आपका आंसर हुआ। एलसीएम का जो ज़रूरत है यहाँ पर आपको पड़ा है, तो एलसीएम इसीलिए इस भिन्न के जोड़ घटाने से पहले आपको एलसीएम बताया गया है, क्योंकि उसका यूज यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सवाल दिया है 5/2 प्लस 3/2, इन दोनों का हर समान है, इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे, इसका आंसर हो गया। लेकिन जब जिसका हर नहीं समान है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि उसका एलसीएम आपको ज्ञात करना पड़ेगा। एलसीएम ज्ञात करने के बाद उसको जो आया रहेगा आंसर वो यहाँ पर लिखना है, इससे इसमें भाग देना है, तो 3 पचे 15 और 5 जो आया 5 चौक 20, फिर 5 से इसमें 15 में भाग देना है, तो 5 तियाँ 15, 3 आ गया, 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, इन दोनों को आपस में जोड़ लिए, ये आपका आंसर हुआ। ये प्रोसेस होता है भिन्न का जोड़। सेम इसी बेसिस पे, इसी पैटर्न पर भिन्न का घटाना होता है, उसको सीखिए। अब भिन्न का घटाना सीखेंगे, तो यहाँ पर भिन्न लेंगे 7/3 माइनस 4/3। एक प्रकार का सवाल तो ये हुआ। दूसरे प्रकार का सवाल इस प्रकार से हो सकता है 9/4 माइनस 5/2, ऐसा सवाल और ऐसा सवाल, दोनों में डिफरेंस है। तो इसका हर जो है वो समान है, इसका हर समान नहीं है। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए जिस प्रकार से भिन्न का जोड़ था उसी सेम पैटर्न पर ये भी है। 7/3 माइनस 4/3 को हल करने के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों का हर तो सेम है, एक बार लिखना है, और ऊपर जो लिखा है 7 माइनस 4, तो 7 में से जब 4 को घटाएंगे तो 3/3, ये आपका आंसर होगा। जब इसका हर समान रहेगा उसको एक बार लिखना है और इसको चिन्ह के साथ हल कर देना है। 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, एक बार 3 लिख दिए, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3/3 इसका आंसर होगा। दूसरे टाइप का जो सवाल दिया है इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहला काम इसमें 4 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 और 4 का 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1 1 आ गया, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। इसका एलसीएम ज्ञात करने के बाद आया 4, अब 4 से इसमें भाग देंगे, तो 4 का पहाड़ा पड़ी कि 4 कट जाए एक बार, और 1 जो आया उसका गुणा अंश में 9 में करेंगे, तो 9 एक कम 9, माइनस है तो माइनस, 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4 और 2 आया, 2 का 5 में, 2 पंचे 10, और यहाँ पर 9 में से जब 10 को घटाएंगे तो आएगा -14। ये आपका आंसर होगा। अब से इस सवाल को समझिए, आसान है दोनों। जब उसका हर समान रहेगा उसको एक बार लिखना है और ऊपर जो चिन्ह दिया है उसके साथ उसको हल कर लेना है। जोड़ में भी यही है, घटाना में भी। फिर इधर का जो दिया है प्रोसेस कि इसका सबसे पहले आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा। एलसीएम ज्ञात करने के बाद 4 आया, और 4 से 4 को काटेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 9 में, तो 9, माइनस 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 आया, 2 का 5 में 10, 9 में से 10 को घटाएंगे तो -1 4। ये हो गया भिन्न का घटाना। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुणा कैसे सॉल्व होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुणा कैसे हल करेंगे। 4/3 गुणे 5/8, ये सवाल है। एक सवाल और इधर लिखेंगे, 3/7 गुणे 4/9, एक सवाल इधर है। तो भिन्न का गुणा में सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अगर क्रॉस में या तो इधर से क्रॉस या तो इधर से अगर कोई अंक किसी अंक से कट रहा तो सबसे पहला काम करेंगे कि उसको काट देना है। तो यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 8, तो 4 से 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 3 से 5 नहीं कटेगा, वैसे ही रह देना है, कुछ करना नहीं। 3 से 9 को काटना है, 3 एक कम 3,
3 त्रिक 9, 7 से 4 नहीं कटेगा, वैसे रहने देना है, कुछ करना नहीं है। अब इसका जो भिन्न आया 1/3 गुणे 5/2, इसको हल करना है। और इधर जो भिन्न आया 1/7 गुणे 4/3, इसको हल करना है। भिन्न का गुणा करने के लिए आपको अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, इसी प्रकार से भिन्न का गुणा होता है। तो 5 का 1 में, तो 5 एकम 5, 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर हुआ। इधर जो सवाल दिया गया है इसको हल करने के लिए 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, और 7 में 3 का 7 त्रिक 21, ये आपका आंसर होगा। सबसे पहला काम भिन्न के गुणा में आपको करना है कि क्रॉस में अगर कोई कट रहा है कोई संख्या किसी संख्या से, उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसको लिखना है इस प्रकार से, और अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। भिन्न का गुणा करने के लिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो अंश का गुणा अंश में 4 एकम 4, और हर का गुणा हर में 7 त्रिक 21, ये आपका आंसर हुआ। ये होता है प्रोसेस भिन्न का गुणा। बहुत आसान चीज़ है, समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि भिन्न का भाग कैसे सॉल्व करेंगे। अब भिन्न का भाग सीखते हैं। 5/3 में भाग देना है 4/6 से, 6/2 भाग 7/4। इसको हल करने के लिए आपको एक काम करना होगा। 5/3 पहला भिन्न जो है उसको वैसे लिखेंगे, जो यहाँ भाग का चिन्ह है इसको गुणा में चेंज करेंगे। गुणा में चेंज करने के बाद जब ये वाला भिन्न है, ये भिन्न उलट जाएगा। जो अंश है वो हर हो जाएगा, और जो हर है वो अंश हो जाएगा। 5/3 वैसे ही लिख लिए। यहाँ जब भाग का चिन्ह था गुणा का चिन्ह लगाए, और 4/6 था तो 6/4 हो जाएगा। गुणा जैसे ही लगाएंगे वो अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। अब इसको हल करना है। भिन्न का गुणा हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट इसके पहले। इसमें क्या करना है, 6/2 पहले ऐसे लिख लेना है, जहाँ भाग है वहाँ गुणा, और इसको क्या करना है, 7/4 है तो 4/7 हो जाएगा। संख्याएं क्या होंगी, उलट जाएंगी, अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। अब देखना है कि क्रॉस में कोई चीज़ कट रहा है कि नहीं। तो 4 से 5 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 6 कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इधर कोई चीज़ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ आ गया 5/1 गुणे 2/4, यहाँ आ गया 6/1 गुणे 2/7। इसको हल करने के लिए 5 दूनी 10, भिन्न का गुणा अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 4 एकम 4, ये आपका आंसर हुआ। और इधर 6 का 2 में जब गुणा करेंगे 6 दूनी 12, और 7 एकम 7। ये होता है प्रोसेस भिन्न का भाग करने का। सबसे पहला काम आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ भाग है वहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और इसको उलट देंगे। जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। फिर अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, इसके बाद आपका आंसर आएगा। यहाँ पर भी वही काम करना है कि भाग जहाँ वहाँ गुणा, और इसको अंश को हर में, हर को अंश में लाना है, और अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, गुणा कर देना है, आंसर। तो ये पूरा आपको समझ में आया होगा, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। जितना पढ़ाया गया है, अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक में, या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ये वीडियो आपके लिए ही है, आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको समझ में भी आना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपके समस्या का समाधान वहाँ पर ज़रूर किया जाए।